चलिए भाई शुरू करते हैं फिर आज की बातचीत। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आपके जेआईबी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर हम लोगों की लगातार बातचीत चल रही है। रोज शाम को 7 बजे मेरी आपसे मुलाकात होती है इस पेपर की प्रिपरेशन के लिए। एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग आपके पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मॉड्यूल ए पर हम लोगों की पूरी बातचीत हो चुकी है, मॉड्यूल बी भी समाप्त हो चुका है। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मॉड्यूल सी पर, और मॉड्यूल सी पर भी मैं वैसे ही बात करूंगा जैसे मॉड्यूल ए और बी पर किया गया था। यानी सारी यूनिट से एमसीक्यू पर बात करने की पूरी कोशिश मेरी होगी, और साथ साथ सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो सारे टॉपिक्स आपके इस मॉड्यूल के भी कवर किए जाएंगे। पहले हाफ में मेरी आपसे मुलाकात होती है। पहले हाफ का मतलब 7 बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाती है। 7, 8, 9 और 10 आपके चारों पेपर की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं सफलता बैच में। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी की आज पहली मुलाकात है आप लोगों के साथ। आइए देखते हैं आज शाम का मॉड्यूल सी में सबसे पहला प्रश्न क्या है। तो मॉड्यूल सी की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और मॉड्यूल ए और बी कवर कर चुके हैं। पहला प्रश्न जो आज के लिए है दोस्तों वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फीचर्स ऑफ द इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का फीचर नहीं है। क्लियर है? चार ऑप्शंस है। ऑप्शन 7, लैक ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशंस की कमी, और लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन या इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, और डिफॉल्ट रेट इज लेस, या मतलब जो डिफॉल्ट होने का रेट है वो कम होता है। तो आपको यह बताना कि इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में, यानी इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का कौन सा हिस्सा नहीं है। सवाल ये पूछा जा रहा है। क्लियर है? पहला ही टॉपिक आपका है जहां से ये सवाल बना है। मॉड्यूल सी का पहला टॉपिक आप देखेंगे तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम नाम से आपकी यूनिट मिलेगी, वहां से ये सवाल बना है। दोस्तों आंसर करिए, क्या होगा? इनमें से कौन सा इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड नहीं होगा, उसके फीचर्स में नहीं आता है? लैक ऑफ रेगुलेशन, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, और डिफॉल्ट रेट इज लेस। बताते चलिए, आंसर करते चलिए। सारे क्वेश्चन पर आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। चलिए मैं कुछ बातें आपको अपनी तरफ से बता दूं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोग लेते रहिएगा। इस टॉपिक में आप देखते हैं कि फॉर्मल जो है फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता है, रूल्स और नॉर्म्स के अंतर्गत काम करते हैं, गवर्नमेंट उनको रेगुलेट कर रही होती है, और इंटरेस्ट रेट फिक्स होते हैं। ये कुछ लक्षण है जो आपके फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं। इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम इसके बिल्कुल विपरीत होता है। क्लियर है? तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हर जगह एक जैसा नहीं होता है, यूनिफॉर्मेलिटी नहीं होती है, रूल्स और नॉर्म्स के अंतर्गत ये बंधे हुए नहीं होते। जैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों में साहूकार, महाजन, इन सबको देखेंगे तो ये इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में आते हैं। क्लियर है दोस्तों? थोड़ा सा जुकाम हुआ, नाक एकदम से बंद है, तो जहां जहां मुझे फॉर्मल और इनफॉर्मल बोलना पड़ा वो शब्द एक जैसे लग रहा है ना, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है जहां से मैं क्लास ले रहा हूँ, और जुकाम हो रखा है। तो ठीक से हो सकता है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल में बोला तो मुझे एक जैसी बात लग रही है। तो फॉर्मल क्या है और इनफॉर्मल क्या है आपकी पहली यूनिट में है, मॉड्यूल सी में, जिस पर ये सवाल बना हुआ है। पर्याप्त समय दे दिया गया है। देखिए कौन सा इनफॉर्मल सिस्टम में इंक्लूड नहीं, हमें ये पता लगाना है। तो लैक ऑफ रेगुलेशन इनफॉर्मल में है इंक्लूड, क्योंकि ये इनफॉर्मल का ही लक्षण होता है, तो ये तो इंक्लूडेड है। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बिल्कुल ये भी इनफॉर्मल में इंक्लूडेड है। डिफॉल्ट रेट इज लेट, बिल्कुल ये भी इनफॉर्मल में है, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं होता है, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ये काम नहीं करता है, ये व्यक्तिगत स्तर पर काम करता है, लोकल नॉर्म्स पर काम करता है, और जो आपस में बिहेवियर होते हैं उनके आधार पर ये काम कर रहा होता है, जैसे साहूकार, महाजन, वणिक, ये सब काम करते हैं यहां पर। क्लियर है? तो आपके लिए जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, वो बिल्कुल सही आंसर क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये इनफॉर्मल में शामिल नहीं होता है, क्योंकि ये किसका हिस्सा है? ये फॉर्मल का हिस्सा है, ये फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा। किसका हिस्सा है ये? फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? चले आगे बढ़े। क्लियर है? डिफॉल्ट रेट इज लेस क्यों होता है? क्योंकि यहां पर क्या होता है, बहुत आसान शर्तों पर आपको ऋण दे दिया जाता है, आपसी व्यवहार में ऋण दिया जाता है, तो कई बार डिफॉल्ट रेट यहां पर जो है कम होता है, डिफॉल्ट कम यहां पर लोग होते हैं। लैक ऑफ रेगुलेशन, अभी पीछे जब मैंने आपको ये सवाल समझाया था तो भी इस पर बातचीत की थी। तो इस पहले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी 1? देखिए नरसिम्हन कमेटी 2 बनी है ना, मतलब नरसिम्हन कमेटी 2 बार बनी है, एक है 1992 की, एक है 1998 की। कई बार पूछा जाता है नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट की क्या रिकमेंडेशन है, नरसिम्हन कमेटी सेकंड की क्या रिकमेंडेशन है। तो अभी जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट की क्या रिकमेंडेशन है, यानी जो 1992 में बनी थी। क्लियर है? लोअरिंग रिजर्व रेट, जो रिजर्व रेट है उसको कम करना, सेटिंग अप एन असेट रिकंस्ट्रक्शन फंड, एक रिकंस्ट्रक्शन फंड को सेट करना, और लाइसेंसिंग ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक, नए प्राइवेट बैंकों की लाइसेंसिंग करना। डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, जब आप फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पढ़ते हैं वो आपको इसी पहले यूनिट में ही मिलेगा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से ही सवाल बना। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में बैंकिंग सेक्टर भी है, इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म है, मनी मार्केट में क्या रिफॉर्म हुआ, कैपिटल मार्केट में क्या रिफॉर्म किया गया,
ये सबके सब इसमें शामिल है। नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट की रिकमेंडेशन की बात आपसे पूछी जा रही है दोस्तों। नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट बनी थी वैसे 1991 में, नवंबर में इन्होंने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी। सरकार ने इसकी ज्यादातर बातें मानी थी और 1992 में ये कमेटी इस पे काम होने लगा था। तो नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट इसलिए 1992 की कही जाती, कहीं के 1991 भी लिखा है, जो गलत नहीं, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि रिपोर्ट 1991 में ही आई थी। और 1998 में नरसिम्हन कमेटी दोबारा बनी, जिसको हम नरसिम्हन कमेटी सेकंड के नाम से जाने जाते हैं। और नरसिम्हन कमेटी जानी जाती है बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म के लिए। बैंकों में बहुत सुधार किया नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन ने, बहुत जबरदस्त सुधार हुआ। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, यानी कौन सा रिकमेंडेशन है नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट की रिकमेंडेशन क्या थी, उस पर यह सवाल पूछा गया है। 5 सेकंड का और समय ले लीजिए बाबू। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से क्वेश्चन बना हुआ है। नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में है। नंबर ऑफ रिकमेंडेशन नरसिम्हन कमेटी की तरफ से आई थी और ज्यादातर रिकमेंडेशन मानी भी गई थी। बैंकों में जो सुधार हुआ उसके लिए नरसिम्हन कमेटी बहुत आज भी जानी जाती है। तो 5 सेकंड का टाइम ले लीजिए और मित्रों इस पे आंसर करिए कौन सा होगा। चलिए देखते क्या क्या होगा। पहले तो आप समझिए रिजर्व रेट में क्या क्या आता है। रिजर्व रेट में दो रेट्स आते हैं, सीआरआर आता है और एसएलआर आता है ना, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। 1991 तक ये देखा गया था कि सीआरआर एसएलआर दोनों ही बहुत ज्यादा थे। सीआरआर वगैरह 15% से ज्यादा का था, एसएलआर तो 38-38% से पहुंच चुका था। और नरसिम्हन कमेटी का कहना था भैया ये तो एक तरीके से आप बैंकों पर टैक्स लगा रहे, इसको कम करिए। इसको कम करेंगे तो बैंकों के पास ज्यादा फंड होगा मार्केट में लगाने के लिए। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्त, कि जो रिजर्व रेट्स है उनको कम करने की बात की गई थी और इसको माना गया। रिजर्व रेट कम भी किए गए और असेट रिकंस्ट्रक्शन फंड की स्थापना की बात की गई, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और नए प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस देने की बात की। अच्छा, प्राइवेट बैंकों की लाइसेंसिंग दोनों ही रिकमेंडेशन है, मतलब सेकंड में भी इन्होंने नए प्राइवेट बैंकों को हिस्सा देने की बात की थी। नए प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस देने की बात सेकंड में भी रिकमेंडेशन में कही गई थी और नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट की रिकमेंडेशन में भी लाइसेंसिंग की बात की गई थी। आपके आज के जो अभी बहुत बड़े प्राइवेट बैंक है, जैसे आईसीआईसीआई प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, एचडीएफसी दूसरे नंबर पर आता है, तो ये सब उसी टाइम के लाइसेंस पाए हुए हैं। क्लियर है नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। तो तीनों ही रिकमेंडेशन है, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए दोस्तों जो आपका दुरुस्त आंसर बनेगा वो बिल्कुल सही आंसर है आपका, क्या है वो, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि तीनों की तीनों रिकमेंडेशन नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट की है। क्लियर है, चलिए तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ईच रीजनल रूरल बैंक्स एज पर द रीसेंट अमेंडमेंट इन रीजनल रूरल बैंक अमेंडमेंट बिल 2014। देखिए आरआरबी एक्ट 1976 का अधिनियम है। जो आरआरबी एक्ट है, आरआरबी किस पे काम करते हैं, रीजनल रूरल बैंक किस पे काम करते हैं, उनका खुद का अपना अधिनियम है जो 1996 का अधिनियम है। 1976 के इस अधिनियम में 2014 में अमेंडमेंट बिल लाया गया था, अमेंडमेंट हुआ और आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस अमेंडमेंट के अनुसार हर जो आरआरबी है, प्रत्येक आरआरबी की जो ऑथोराइज कैपिटल है वो कितनी कर दी गई है, 2000 करोड़, 100 करोड़, 5 करोड़ या 200 करोड़ रुपए। चलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इनकी पेड अप कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाया गया था इस रिकमेंडेशन में, यानी इस अमेंडमेंट के माध्यम से। रिकमेंडेशन कर रहा हूं इस अमेंडमेंट के माध्यम से। तब तक आप लोग इसका आंसर करिए, मैं आरआरबी पर कुछ क्वेश्चन आपको और बताता चलता हूं। जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं मित्रों, ये स्टैब्लिश किए गए थे 1975, 2 अक्टूबर को 5 रीजनल रूरल बैंक स्टैब्लिश किए गए। इनका उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों में फंड फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जो एग्रीकल्चर है फंड या आर्टिशंस फंड है उन तक फंड पहुंचाना जहां तक आपके नेशनलाइज बैंक तब नहीं पहुंच पाए थे। तो दूर दराज इलाकों में भी बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल कराना, स्पेशली कैटर करना, जो फार्मर्स है, जो आर्टिशंस है, जो मार्जिनल फार्मर्स है या जो एसएसजीज वगैरह, उन तक फंड की जो है पहुंच बनाना। तो 1976 में इससे संबंधित अधिनियम लाया गया था। स्टैब्लिश 1975 में होता है आरआरबी, लेकिन जो इसका एक्ट है वो है आरआरबी एक्ट 2014 में इसमें अमेंडमेंट हुआ, 2015 से अमेंडमेंट लागू भी हुए। इस क्वेश्चन के लिए मुझे उम्मीद है आप लोगों को पर्याप्त समय दे दिया गया। 5 सेकंड का और टाइम ले लीजिए, एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लीजिए। नरसिम्हन जो आरआरबीज है, रीजनल रूरल बैंक्स है मित्रों, इनमें जो शेयर होल्डिंग होती है वो 3 लोगों की शेयर होल्डिंग होती है, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्पॉन्सर बैंक की। असल में स्पॉन्सर बैंक की रिकमेंडेशन पर ही इन आरआरबीज को एस्टैब्लिश किया जाता है। कितनी शेयर होल्डिंग है इस पर आगे सवाल है तो वो वहां पर देख लेंगे। इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से मुझे आंसर करते चले मित्रों। 5 सेकंड का मैं और आपको टाइम दे रहा हूं, इस पर आंसर करिए कितना कर दिया गया था 2014 का अमेंडमेंट जो हुआ। और अमेंडमेंट किसमें हुआ था, जो रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में, और इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए मैं अपनी तरफ से आपको आंसर कर देता हूं। इसके लिए जो दुरुस्त आंसर होगा वो क्या होगा, 2000 करोड़ रुपए। क्लियर है, कितना कर दिया गया था, 2000 करोड़ रुपए। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते,
पहला जो क्वेश्चन था नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट की रिकमेंडेशन पर था। इस बार जो दोस्तों पूछा गया नरसिम्हन कमेटी सेकंड की रिकमेंडेशन पर ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी सेकंड। नरसिम्हन कमेटी सेकंड की कौन सी रिकमेंडेशन है? राइजिंग ऑफ द क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR का बढ़ाया जाना, रिव्यू ऑफ द बैंकिंग लॉस, जो बैंकिंग लॉस उस समय तक थे उनका रिव्यू किया जाना, क्लियर है, और स्ट्रेंथनिंग बैंक्स इन इंडिया, भारत में बैंकों को मजबूत करना, और डी कह रहा ऑल ऑफ द अबव। ये सारी के सारी रिकमेंडेशन नरसिम्हन कमेटी की सेकंड की है। आपको ये चुनना है कि इनमें से कौन सी रिकमेंडेशन नरसिम्हन कमेटी सेकंड की है। नरसिम्हन कमेटी सेकंड कब आती है दोस्तों? नरसिम्हन कमेटी सेकंड आती है 1998 में। नरसिम्हन साहब RBI के भूतपूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। भारत में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए ये कमेटी बहुत जानी जाती है, बैंकों में सुधार के लिए, क्लियर है। तो आप इसको अपनी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के पेपर में दो जगह पर पढ़ते हैं। जब आप मॉड्यूल ए पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको इनके रिफॉर्म के बारे में पढ़ने को मिलेगा, इंट्रोडक्शन में ही आपको मिल जाता है ये। दूसरा मॉड्यूल सी में आप इसको देख ही रहे हैं। तो जो फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिफॉर्म हुए हैं उनमें बैंकिंग सेक्टर भी आता है फाइनेंशियल सेक्टर में, और बैंकिंग सेक्टर में नरसिम्हन कमेटी को जाना जाता है। क्लियर है मित्रों? चलिए मैं कुछ और बातें आपको बता दूं, अगर इस पे आगे सवाल बना है तो आपको जवाब पहले मिल जाएगा, नहीं बना है तो भी जवाब आपको मिलना चाहिए, जवाब आप तक पहुंचना चाहिए। ये जो सरफेसी अधिनियम है ये नरसिम्हन कमेटी की सेकंड की रिकमेंडेशन पर आया था। सरफेसी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, जो एनपीए को रिकवर करने के लिए बेसिकली है, जिसमें बैंकों को अधिकार मिलता है बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के वो असेट्स को सेल आउट कर सकते हैं जो गिरवी रखी गई है उनके पास। इस क्वेश्चन के लिए जो पर्याप्त आंसर होगा वो देख लेते हैं, जो सही आंसर होगा पर्याप्त आंसर करो, जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो क्या आंसर होना चाहिए, एक एक करके सारे ऑप्शंस को जांच लेते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बढ़ाए जाने की बात बिल्कुल कही थी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आप पढ़ते हैं बेसिल नॉर्म्स में, क्लियर है। बैंकिंग लॉस को रिव्यू करने की बात की, नरसिम्हन साहब ने कहा था कि इनको रिव्यू करिए, जो चीजें अब आवश्यक नहीं है उनको एलिमिनेट किया जाना चाहिए, और बैंकों को स्ट्रेंथनिंग की बात की गई थी, बिल्कुल सेकंड की रिकमेंडेशन थी। और बैंकों में कंप्यूटराइजेशन की बात भी सेकंड रिकमेंडेशन पर ही, सरफेसी अधिनियम आया था सेकंड की रिकमेंडेशन के उस पे रिकमेंडेशन पर। इसलिए अब जब हम इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं तो आपके जो ऊपर के तीन ऑप्शन है सारे के सारे करेक्ट है, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म के लिए डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया फॉलो व्हिच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? आपको बताना कि भारत के अंतर्गत जो कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही है वो किस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, या उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस पर डिपेंडेंट होता है, वो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, या वो सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, या वो यूनिटरी स्ट्रक्चर होता है, या वो डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है। जब आप टाइप्स ऑफ बैंक देखेंगे अपने मॉड्यूल सी में, ये क्वेश्चन वहां से बना है, और आप जब देखेंगे तो वहां पर सारे आपका जो यूनिट का नाम लिखा गया है वहां टाइप्स ऑफ बैंक यूनिट का नाम नहीं लिखा गया, बल्कि सारे बैंकों का नाम लिख दिया गया। उस इस पर्टिकुलर यूनिट में आप पढ़ते हैं कि प्राइवेट बैंक कैसे काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से नियम पर काम करते हैं, उनकी पूंजी क्या होगी, ऐसे RRBs के बारे में है, डिफरेंशिएटेड बैंक्स के बारे में जिनमें स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स आपके आते हैं, कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में। तो ये जो पर्टिकुलर सवाल बना है ये बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक से पूछा जा रहा है, क्लियर है। तो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर ये काम करता है, सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है, यूनिटरी स्ट्रक्चर है, या डिसेंट्रलाइज्ड। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पूछे जाने की संभावना आपसे लगातार बनी रहेगी इस एग्जामिनेशन में, तो इसको इंपॉर्टेंट के तौर पर मार्क करिएगा, क्लियर है। फेडरल का मतलब होता है जहां पर केंद्र और राज्य के बीच में, जहां सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है। जैसे अगर हम भारतीय कानून व्यवस्था को देखेंगे तो ये फेडरल सिस्टम पर है ना, फेडरल पर। जैसे फेडरल सिस्टम का जब संघवाद का आप देखते हैं तो बहुत अच्छा एग्जांपल, आपका यूनिक एग्जांपल USA। तो किस पर है स्थापित? सेंट्रलाइज का मतलब होता है जहां सिर्फ केंद्र के हाथ में ही सारी ताकत होती है, क्लियर है। सेंट्रलाइज का मतलब होता है। तो आंसर करिए, मुझे उम्मीद है कि पर्याप्त समय आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर दे दिया गया था। कोऑपरेटिव बैंकों पर यह सवाल बना हुआ है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आपका दुरुस्त आंसर होगा वो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये किस पर काम करते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर पर काम करेंगे। आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, और इन स्टेटमेंट को आपको जो है पढ़ना, और पढ़ने के बाद इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करना है दोस्तों। जो भी ऊपर के तीन स्टेटमेंट दिए उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? लोकल एरिया बैंक से ये सवाल बना है, उसी यूनिट से ये सवाल बना हुआ है जिस यूनिट से पिछला वाला क्वेश्चन था। ईच लोकल एरिया बैंक इज रजिस्टर्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हर लोकल एरिया बैंक एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर्ड होती है। लोकल एरिया बैंक्स आर लाइसेंस्ड अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। लोकल बैंकों को जो लाइसेंस मिलता है वो RBI एक्ट 1934 के अंतर्गत मिलता है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है लोकल एरिया बैंक हैव ज्यूरिडिक्शन ओवर अ मैक्सिमम 5 कंटीजियस डिस्ट्रिक्ट।
जो लोकल एरिया बैंक होते हैं इनका जो न्यायिक क्षेत्र होता है, इनका जो जुरिडिक्शन होता है, इनका जो काम करने का क्षेत्र होता है, ये मैक्सिमम आसपास के 5 जिलों में होता है। क्लियर है इतनी बात? तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल पहला सही है, बी कह रहा है केवल दूसरा और तीसरा सही है, सी कह रहा है केवल पहला और तीसरा सही है, और डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। आप लोग आंसर करिए मित्रों। मेरी नाक थोड़ी सी जो है इस समय बहुत, मैं जुकाम से परेशान हूं, तो बंद होने की वजह से कई सारे शब्द ठीक से नहीं निकल पा रहे हैं। आंसर करिए कर। लोकल एरिया बैंक पर यह चर्चा की गई है। लोकल एरिया बैंकों का कॉन्सेप्ट 1996 से आता है मित्रों। लोकल एरिया बैंकों की लाइसेंसिंग जो होती है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक ही करता है, लोकल एरिया बैंक। बाकी जो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए, अगर आप इनको ठीक से देखेंगे तो अभी इन पे और भी बहुत सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करना है। एक बार पढ़ लीजिए और इत्मीनान से आंसर करिए दोस्तों। इस पे क्या होगा इसका दुरुस्त आंसर? इस क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या होगा आपका बिल्कुल सही आंसर? चलिए 5 से 10 सेकंड का और समय ले लीजिए और अपना अपना आंसर करते चलिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि पर्याप्त समय आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए भी दे दिया गया है। मेरे जिन मित्रों ने भी ए ऑप्शन किया है उन्होंने बिल्कुल सही ऑप्शन किया है, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट केवल पहला स्टेटमेंट है। क्लियर है? यानी सारे के सारे जो लोकल एरिया बैंक होते हैं ये बिल्कुल पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह स्टैब्लिश होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत स्टेटमेंट है? लोकल एरिया बैंकों का लाइसेंस जो होता है वो आरबीआई एक्ट के तहत नहीं होता है, बल्कि ये लाइसेंस दिया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत। आरबीआई अधिनियम यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट इसलिए आपका गलत स्टेटमेंट हो जा रहा है। लोकल एरिया बैंक्स हैव ज्यूरिडिक्शन ओवर अ मैक्सिमम 5 कंटीजियस डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल नहीं, ये 3 डिस्ट्रिक्ट तक होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। लोकल एरिया बैंक अपने आसपास के 3 जिलों में ही काम करते हैं ना। इनमें ज्यादातर इनका उद्देश्य होता है सेमी अर्बन और जो है रूरल एरिया में अपने ब्रांचेस को ओपन करना। अगर किसी अर्बन एरिया में इनके ब्रांच ओपन है तो बाकी की 2 ब्रांचेस इनकी सेमी अर्बन में और रूरल में ही ओपन होगी, तो 3 कंटीजियस डिस्ट्रिक्ट होता है, इसलिए यहां पर जो 5 लिखा है उसने स्टेटमेंट को गलत कर दिया है। तो ए ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो अब लोकल एरिया कौन से बैंक होते हैं? जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में स्टैब्लिश होते हैं, जो अधिकतम 3 जिलों में काम करते हैं, जिनका लाइसेंसिंग आरबीआई करता है। लाइसेंसिंग जो की जाती है वो की जाती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत। जो सेक्शन है वो सेक्शन 22 के अंतर्गत है। इनका भी उद्देश्य था मार्जिनल किसानों को, जो मार्जिनल फार्मर्स है, जो स्मॉल फार्मर्स है, उन तक फंड की व्यवस्था करना, उनके फंड को एक्सेप्ट करना और इसको मोबिलाइज करना। तो जो फंड का गैप बन रहा था इन लोगों के बीच में, उस गैप को फुलफिल करने का काम ये करते हैं लोकल एरिया बैंक्स। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए भी केवल पहला स्टेटमेंट सही था। आपका दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है, तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है, ये मैंने अभी पीछे आपको ठीक से समझाया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें मित्रों। अगला प्रश्न कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, 2 स्टेटमेंट है, आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करना है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पहले मैं सवाल कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में अपनी तरफ से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर यूसीबी। यूसीबी का मतलब होता है भैया जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, है ना, टू सेटअप अ स्मॉल फाइनेंस बैंक इज 100 करोड़। अगर यूसीबी कन्वर्ट हो रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में, या यूसीबी का जो है सेटअप करे स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो उनके लिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 100 करोड़ रुपए है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन सीआरआर एंड एसएलआर। स्मॉल फाइनेंस बैंक को जरूरी नहीं होता है कि वो सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करे। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है? ए कह रहा है केवल पहला, बी कह रहा है केवल दूसरा, सी कह रहा है कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों, और डी कह रहा है ना तो पहला ना तो दूसरा। आंसर करिए दोस्तों। इस पहले क्वेश्चन पर क्या होगा आपका दुरुस्त आंसर? आंसर करते चलिए मित्रों। मैं पहले क्वेश्चन पर कह रहा हूं, इस क्वेश्चन पर क्या होगा आपका दुरुस्त आंसर? स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ये सवाल बना हुआ है। क्लियर है? स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ये प्रश्न आपका बना हुआ है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा। करेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव इस बार नहीं करना है, पिछले वाले में करेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करना था। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक जो है ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। क्लियर है? प्राइवेट एंटिटी की तरह ये भी स्टैब्लिश किए जाते हैं। नचिकेत मोर कमेटी आप लोगों ने इसके संबंध में सुना होगा, पढ़ा होगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग वो सारे काम करता है जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक करते हैं। ये ऋण भी बांट सकते हैं, जबकि पेमेंट बैंक से जब इनका अंतर हम निकालते हैं तो पेमेंट बैंक्स को लोन देने का अधिकार नहीं होता है। तो पेमेंट बैंक्स लोन और क्रेडिट कार्ड ये सब जारी नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन पर 5 सेकंड का और समय ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है?
चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट यूसीबी के लिए 100 करोड़ है, बिल्कुल बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहले हर तरीके के स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 100 करोड़ था, लेकिन अब इसकी जो आपकी ऑथोराइज कैपिटल है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए वो 100 करोड़ से बढ़ा के 200 करोड़ कर दी गई। ध्यान रखना, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ऑथोराइज कैपिटल 100 करोड़ से बढ़ा के कितनी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ऑथोराइज कैपिटल कह रहा हूँ, जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 100 करोड़ से बढ़ा के 200 करोड़ कर दी गई। लेकिन अगर यूसीबी कन्वर्ट होना चाहते स्मॉल फाइनेंस बैंक में या यूसीबी सेटअप करना चाहते हैं तो उनके लिए अभी भी 100 करोड़ ही है। सब बाकी के लिए कितना है, 200 करोड़ कर दिया गया है। तो यूसीबी के लिए पूछा जाए तो अभी भी 100 ही करोड़ है, तो स्टेटमेंट सही है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को भैया रिक्वायर्ड होता है, वो भी सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत स्टेटमेंट है। सीआरआर एसएलआर स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी मेंटेन करना है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। गलत को ही हमें चुनना था और गलत हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, इसलिए इसके लिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यही मैं कह रहा था कि मैंने अभी आरआरबी की शेयर होल्डिंग में पीछे सवाल आगे सवाल बनाया है, इसलिए वहां पर डिस्कस कर लेंगे। विच द प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर्स कैपिटल ऑफ आरआरबीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर्ड बैंक रिस्पेक्टिवली। आपको इसी क्रम में बताना है, मतलब पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बताना है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का बताना है, फिर स्पॉन्सर्ड बैंक का बताना है। आपको ये बताना है कि इनका कितना शेयर होल्डिंग होता है किसी रीजनल रूरल बैंक में आरआरबी में। क्लियर है? 60%, 15%, 25%, 50, 25, 25%, 40%। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का, आपको रिस्पेक्टिवली बताना है इसी क्रम में। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक, इस क्रम में ये लिखा हुआ है। या 40%, 25%, 35% या 50%, 15%, 35%। आंसर करिए क्या शेयर होल्डिंग होती है। क्लियर है? और अगर कोई आरआरबी जो है स्टैब्लिश होगा, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई आरआरबी स्टैब्लिश होगा तो भैया इसके लिए रिक्वेस्ट कौन करता है, आरआरबी का स्पॉन्सर बैंक करेगा। हर आरआरबी का अपना कोई स्पॉन्सर बैंक होगा। क्लियर है? दूसरी बात, आरआरबी की जो लाइसेंसिंग होती है वो आरबीआई करता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन वाया नाबार्ड जाएगा, मतलब एप्लीकेशन नाबार्ड के थ्रू आरबीआई के पास पहुंचता है। क्लियर है? सेक्शन आप जो है इसको सेक्शन कह रहे हो, जब आप इस लाइसेंसिंग की बात देखेंगे तो आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में इसकी चर्चा की गई। तो वाया नाबार्ड जाएगा एप्लीकेशन जो है आरआरबी की लाइसेंसिंग के लिए, और लाइसेंसिंग आरबीआई करेगा। एप्लीकेशन किसकी होती है, मतलब किसके रिक्वेस्ट पर आरआरबी स्टैब्लिश किए जाते हैं, स्पॉन्सर बैंक के रिक्वेस्ट पर। चलिए अब आप लोगों को पर्याप्त समय दे दिया गया है, इसमें मैं आपको शेयर होल्डिंग बता देता हूं भैया। किस क्रम में पूछा गया, यूनियन गवर्नमेंट का, तो जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका पहले लिखना है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का पूछा गया है, फिर आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है इसको देख लेते हैं, और फिर पूछा गया है स्पॉन्सर बैंक का। क्लियर है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है भैया 50% का, स्टेट गवर्नमेंट का होता है 15% का जिस स्टेट में वो बैंक है, और स्पॉन्सर बैंक का होता है 35% का। क्लियर हो गया इतनी बात? तो 50, 15, 35, 50, 15, 35, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये शेयर होल्डिंग याद रखिएगा, ये कई बार सवाल में पूछा जाता है। द कंबाइंड शेयर होल्डिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्पॉन्सर बैंक कैन नॉट बी लेस देन। अब कंबाइंड जो आपका शेयर होल्डिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट का और किसका पूछा गया, स्पॉन्सर बैंक का, कितने से कम नहीं हो सकता। ये नहीं पूछा जाएगा कंबाइंड करके बता दो कितना हुआ, तब तो आप जोड़ के बता ही दोगे 50 ही हुआ। क्लियर है? 50 और 35, 85 नहीं हो गए, लेकिन कितने नहीं हो सकता, मतलब इससे कम नहीं हो सकता, सवाल ये पूछा जा रहा है। तो कितने से कम नहीं हो सकता, 50%, 85%, 51% या 65%। मैं फिर से लिख दे रहा हूं शेयर होल्डिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग कितनी होती है भैया, 50% की होती है। स्टेट गवर्नमेंट की कितनी होती है बाबू, 15% होती है। और स्पॉन्सर बैंक की कितनी होती है, 35%। पूछा ये जा रहा है कि इन दोनों का मिला के, इनका और इनका मिला के कितने से कम नहीं हो सकता। ये नहीं पूछा जा रहा दोनों का मिला के टोटल कितना होता, बल्कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में इन दोनों का मिला के, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्पॉन्सर बैंक का मिला के कम, इससे कम नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में इससे कम नहीं हो सकता है। सवाल ये पूछा जा रहा है। क्लियर है? चलिए पर्याप्त समय आप लोगों को दे दिया गया है, क्योंकि पूरी चर्चा मैंने ऑलरेडी इस पे की है। क्या शेयर होल्डिंग होगी किसी भी कंडीशन में, स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और स्पॉन्सर बैंक जो प्रायोजित बैंक है उसकी शेयर होल्डिंग 51% से कम नहीं होनी चाहिए। तो 51% तो कम से कम ये अपना दोनों का मिला के हर हाल में बना के रखेंगे ही रखेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 51%। क्लियर है? तो आज के लिए मित्रों इतनी ही बात रखते हैं, कल आपसे मुलाकात होगी। मॉड्यूल बी पर ही हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सॉरी मॉड्यूल सी पर हम लोग चर्चा करें, मॉड्यूल बी तो हम लोग कवर कर चुके हैं। मॉड्यूल सी पर आज पहली मुलाकात आपके साथ की गई है। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम के में, तो टेलीग्राम के लिए आप टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करें आशीष जीआईबी सीआईबी एग्जाम।
मैं वहां पर आपको मिलूंगा। आपको कुछ मुझसे पूछना है, कोई सवाल आपके हैं पढ़ाई से संबंधित, या कोई इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। मैं उपस्थित रहूंगा आपके लिए। अब तो हम लोगों ने वहां पर एक लाइव जो है आपके लिए डाउट सेशन भी शुरू किया है। महेश सर का, दिशा मैम का लाइव डाउट सेशन हो भी चुका है, और अच्छी आप अपने सवाल लाइव वहां पर जाके पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत अगर आपको पढ़ाई में आ रही तो आप उसको पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और दूसरी बात है, हमारी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको उस चैनल पर मिलती रहेगी। टेलीग्राम पर आशीष सर, JIB CIB एग्जाम। तो आज के लिए इतनी बात रखते हैं, मिलते हैं अगली मुलाकात में मॉड्यूल सी पर एक नए क्वेश्चन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद।